सीन नंबर एक पॉडकास्ट में और ही बैठे हैं, ध्रुव राठी पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उन्हें ध्रुव राठी का वीडियो बोरिंग लगा। और फिर कहते हैं और मुझे लगता है कि वो एंटी नेशनल है। सीन नंबर 2, एनडीटीवी पर सांसद मनोज तिवारी का इंटरव्यू चल रहा है। एंकर उनसे पूछता है कि आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। सांसद जी जवाब देते हैं, राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति हैं। सीन नंबर 3, रायबरेली में रैली और नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी मंच पर हैं और बोल रहे हैं, जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने से कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। सीन नंबर 4, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा जाता है, आप एथेनॉल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिन फसलों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। ऐसे में पानी की समस्या से जूझ रहे देश में क्या होगा। मंत्री जवाब में कहते हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये देश में एंटी नेशनल है। एक और सीन नंबर 5, कांग्रेस जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके पर जयपुर में हमला होता है। हमलावरों पर आसपास के लोग हमला करते हैं। उसके बाद भीड़ से निकाल कर जब पुलिस ले जाती है उन्हें, और कुछ पत्रकार पूछते हैं कि आपने क्यों पीटा, तो उनका जवाब होता है ये सवाल पूछने पर कि वो कौन है, कि मैं जयपुर से हूँ और मैं राष्ट्रवादी हूँ। 5 दृश्य आपको बताए। अब थोड़ा ठहरते हैं, कभी इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करिए, आपको ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। कोई भी किसी को भी कभी भी मत भिन्नता होने पर एंटी नेशनल कह देता है, देशद्रोही कह देता है, गद्दार कह देता है। और ऐसा कहने वाला हर व्यक्ति खुद को स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी की कैटेगरी में रखता है। और ऐसा नहीं कि ये सब कुछ हमारे देश की सीमाओं में ही बंधा है, दुनिया भर में ये फैला हुआ है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने अश्वेत महिलाओं को फॉरेनर कहा और कहा कि उन्हें अपने उन टूटे फूटे और अपराधग्रस्त देशों में वापस चले जाना चाहिए जहां से वो आई थी। फिलीपींस में ड्रग्स की समस्या बड़ी है। इसके खिलाफ लड़ते हुए पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतरेते ने भी कहा था कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उनके देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन, वो भी अपनी सरकार के आलोचकों को थोक के भाव रूस का विरोधी और देशद्रोही कहते हैं। यानी अक्षांश और देशांतर बदलने से फर्क नहीं पड़ता। पर ठहरकर सोचते हैं आज कि क्या ये सब लोग जो सरकारों का विरोध कर रहे हैं वो एंटी नेशनल हैं? क्या मानवाधिकारों और सरकारी हत्याओं का मुद्दा उठाने वाले एंटी नेशनल हैं? क्या पानी की किल्लत की बात करने वाला कोई शख्स एंटी नेशनल हो सकता है? यहाँ तुरंत की तुरंत हम फैक्ट्स पर नजर डाल ही लेते हैं। 3 जून की खबर है, मुंबई में 45 दिनों का पानी बचा है। इसके बाद 17 जून की खबर है, पानी का स्टॉक बचाने के लिए मुंबई में स्विमिंग पूल, कंस्ट्रक्शन साइट आदि इत्यादि पर पानी नहीं पहुंचाया जाएगा और महानगर के कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और स्पोर्ट्स से जुड़ी जगहों पर जो पानी पहुंचाया जा रहा है उसमें 20% की कटौती होगी। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री नितिन गडकरी तक ये खबरें पहुंची होंगी। अगर देश में पानी की किल्लत नहीं है तो ये कदम क्यों उठाए जा रहे और किस आधार पर देश के मंत्री ये कह रहे हैं कि पानी की कमी की बात करने वाला शख्स देश विरोधी है? लगे हाथों एक और फैक्ट, गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल तैयार करने में 2860 लीटर पानी लगता है, जबकि राइस बेस्ड इथेनॉल में इससे भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। क्या गडकरी इस तथ्य को भी देश विरोधी कहेंगे? बात गडकरी की हुई है तो राहुल गांधी की भी कर लेते हैं। उन्होंने देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को गद्दार कहा। किस आधार पर? क्योंकि वो राहुल गांधी की विचारधारा के नहीं हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके विरोधी हैं। प्रजातंत्र में हर मौके पर एक पार्टी सत्ता में होगी, दूसरी विपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगी। मत भिन्नता होगी, आप एक दूसरे की कार्यशैली पर, कार्य क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं, देश की अदालत में इस बात को ले जा सकते हैं, लेकिन सिरे से किसी को खारिज करना, उसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना या देश का गद्दार करार देना कहाँ की राजनीति है? और राहुल गांधी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी उनके परिवार के लिए इसी तरह की डिसमिसिव अप्रोच का पालन करते नजर आते हैं। अगर राहुल गांधी को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह गद्दार हैं तो वो क्यों ना जाकर इन दोनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दें। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को लगता है कि राहुल गांधी इस श्रेणी में आते हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करते? चाहे नेता पक्ष का हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष का हो, हर बार जब वो इस तरह के बयान देता है तो एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक, जिसे बचपन से नैतिक शिक्षाओं की कक्षाओं में वाणी की मर्यादा के बारे में बताया गया, जो अपने घर के बच्चों को इसके बारे में बता रहा है, वो बगलें झांकने लगता है। उसे ये अंदेशा होने लगता है कि किसी दिन इन बच्चों ने पलटकर
अपने अध्यापकों से या अपने घर के बड़ों से ये कह दिया, हमको इतनी बातें बता रहे हो, जिन नेताओं को चुनकर भेजते हो उन्हें कुछ नहीं सिखा पाए, तो जवाब क्या होगा? देवियों और सज्जनों, हुआ यह है कि हर ओर एंटी नेशनल और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे धड़ल्ले से होने लगा है कि इसके वजन में कमी आ चुकी है। जबकि सच्चाई क्या है? भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या युद्ध करने का प्रयास करने से जुड़ी है। धारा 148, 149 और 150 देश के विरुद्ध अपराध करने की साजिश से संबंधित हैं। सेक्शन 197 राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे दावों और आरोपों से जुड़ा है। इस वीडियो में हमने भारत के जितने भी उदाहरण दिए, एक भी मौके पर ऐसी कोई धारा नहीं लगाई जा सकती है। फिर भी देश के सम्मानित ऐसे लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं या जो लेना चाहते हैं, अपने विरोधियों पर धड़ल्ले से देश विरोधी होने का टैग लगाते हैं। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने दिसंबर 2025 में हुए मिनी ऑक्शन में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। लोग कहने लगे शाहरुख खान देश विरोधी हैं। जबकि आप राजनयिकों से बात करिए तो आपको बताएंगे कि ये शाहरुख खान की फिल्में ही हैं जो कई ऐसे देशों में, जहां पर ना तो हिंदुस्तानी जबान बोली जाती है ना अंग्रेजी, भारत की छवि को, भारत के कद को बढ़ाते हैं। शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आम लोग नहीं, जगत गुरु कहलाने वाले राम भद्राचार्य, वो भी उन्हें देश विरोधी कह रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। तो धड़ल्ले से सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ये हमारे और आपके नाम पर बांटे जा रहे हैं। किसी रोज हमसे और आपसे भी मांग लिए जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारी और आपकी राय उनसे मेल नहीं खाती जिनके पास बोलने का और प्रसारित करने का अतिरिक्त अधिकार है। आखिरी में क्या बात है? बात कुछ अपनी तो है नहीं, बात है विद्वानों की, और ज़रूरत है कि हम ऐसे विद्वानों के पास बार बार लौट कर जाएं। इस मसले को समझने के लिए, ये भारत हमारा इतने गुस्से में क्यों है, ये सामने वालों को वैचारिक भिन्नता होते ही खारिज करने पर उतावला क्यों है, ये समझने के लिए हमने बात की एक विद्वान से, प्रोफेसर से। नाम है सलील मिश्र। दिल्ली की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने हमसे क्या कहा, देखिए, सुनिए, गुनिए, फिर एक कविता सुनाऊंगा। देखिए, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि इधर कुछ समय से ये हो रहा है कि नेशन की परिभाषा कुछ लोगों ने बदलना शुरू कर दी है। नेशन का मतलब हो गया है स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब हो गया है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता में है। जबकि ऐसा है नहीं। नेशन तो बहुत बड़ी चीज है, नेशन तो सारे लोगों का होता है। लेकिन हो ये रहा है कि आप सत्ता की पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को या स्टेट के खिलाफ कुछ कहते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप नेशन के खिलाफ कह रहे हैं, तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि नेशन की जो हमारी एक व्यापक परिभाषा थी वो धीरे धीरे इतनी नैरो कर दी गई है कि नेशन को स्टेट पे, स्टेट को गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी पर रिड्यूस कर दिया गया है। तो उनमें से आप पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट या स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी कहते हैं तो मान लिया जाता है, कह दिया जाता है कि आप नेशन के खिलाफ हैं और इसलिए आप एंटी नेशनल हैं। तो एक तो पहली बात यह है कि बहुत ही एक नैरो और पेरोकियल नई डेफिनेशन नेशन की दी जा रही है। दूसरी वजह यह है कि 20वीं सदी में दरअसल जब राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का विकास होता है तो दुनिया के कई देशों में वो प्लूरैलिटी या डाइवर्सिटी के साथ अपने आप को थोड़ा सा असहज पाता था। इसलिए कि नेशनलिज्म का मतलब ही होता है होमोजेनाइजेशन और कंसेंसस। तो किसी एक कल्चर, भाषा, किसी एक चीज के अंडर में लोगों को यूनाइट और होमोजेनाइज किया जाता है एक कल्चर के अंडर में। तो बहुत सारी कल्चर, बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो काफी खत्म हो गई। जो हमारा नेशनलिज्म था, इंडियन नेशनलिज्म, जिसकी की शुरुआत नेशनल मूवमेंट के दौरान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसमें हुई, वो हमारा अलग तरह का था। हमारा राष्ट्रवाद जो था वो विविधता, प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट करता था। अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग भाषाएं, और ये था कि आपको उस नेशन का मेंबर होने के लिए अपनी
अपने धर्म को, अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को, अपने क्षेत्र को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे पंजाबी, बंगाली, अच्छे हिंदू, मुस्लिम, सिख, अच्छे मराठी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग होके भी आप एक कमिटेड और अच्छे भारतीय हो सकते हैं। तो हमारी राष्ट्रवाद की एक बहुत ही विविधतापूर्ण, बहुत ही प्लूरल परिभाषा और डेफिनेशन थी। उस पर भी अब आंच आ गई है, उस पर भी अब खतरा आ गया है। तो लगता है कि जो नए नेशनलिज्म की अवधारणा आ रही है वो प्लूरैलिटी और विविधता के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है और बड़ा असहज पा रही है अपने आप को। देश की जो व्यापक परिभाषा थी उसे लगातार समेटा जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, ये कहना है सलील का। उन्होंने देश की विविधताओं, अलग अलग वर्ग, धर्म, क्षेत्र के बीच सर्वसम्मति का जिक्र किया। ये जरूरी बात थी। उन्होंने जो कहा उसे एक बार और सुनते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हमारा जो समाज है, जो बहुत विविधतापूर्ण समाज है, जिसमें कि अलग अलग वर्गों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग भाषाओं के लोग रह रहे हैं, फिर भी एक हमारा इंडियन नेशन है। यही इमेजिनेशन था हमारे नेशनलिज्म का और इंडियन नेशनल मूवमेंट का। लेकिन सारी विविधता के बावजूद एक सर्वसम्मति या एक कॉन्सेंसस का भी दायरा होना चाहिए। कोई भी नेशन, मॉडर्न नेशन, सर्वसम्मति और कॉन्सेंसस के बगैर तो ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। तो कुछ मसला ऐसा होना चाहिए जिस पर कि कोई बहस ना हो, सारे लोगों की सहमति हो। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने ऐसा थोड़ी था कि उस समय बहस नहीं होती थी, लेकिन एक कॉन्सेंसस का और सर्वसम्मति का दायरा बनाया हुआ था। वो सर्वसम्मति क्या थी? उसमें 4-5 चीजें थी। पहला तो ये था कि हमें अपने प्लूरलिज्म को, अपनी विविधता का सम्मान करना है। भारत को एक एफ्लुएंट सोसाइटी बनना है, सॉवरेन और एक एफ्लुएंट समाज भी बनना है, और इगैलिटेरियन समाज बनना है। जो हमारे समाज में बहुत बड़ी ऊंच नीच है तमाम आधार पे, वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो प्लूरल, एफ्लुएंट, इगैलिटेरियन और यूनाइटेड, और देश हमारा यूनाइटेड है। ये 4 चीजें जो हैं, ये तो हमारा एक सर्वसम्मति का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इन चारों चीजों पर फिर बहस हो सकती है, लेकिन ये हमारा कॉन्सेंसस है। लेकिन इस कॉन्सेंसस को समझने की बजाय होता यह है कि जो भी आदमी एक काउंटर पॉइंट रखता है, जो भी पार्टी एक काउंटर पॉइंट रखती है या एक आलोचनात्मक रवैया उठाती है, तो उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। देश एक रहे लेकिन बहस की गुंजाइश रहे, ये बहुत जरूरी है। हम शास्त्रार्थ की परंपरा के लोग हैं। हम बहस जीतने से ज्यादा सबक याद करने में यकीन रखने वाले लोग बने, ये जरूरी है। आखिरी में आपको फरीद खां की एक कविता सुनाता हूं जिसका शीर्षक है हम भारत के लोग। मैं चूंकि नागरिक हूं अपने देश का, मैं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हूं। मेरा फर्ज बनता है कि अपने मातहत काम करने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना करूं। अपने कर्मचारियों की आलोचना से उनकी कार्यकुशलता बनी रहती है। इसलिए मैं अपने साथी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि वे जितना अपने घर में काम करने वाले कर्मचारियों की आलोचना करते हैं ताकि रोटियां अच्छी पक सकें, घर में साफ सफाई बरकरार रहे, उतनी ही आलोचना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायाधीश की किया करें। हम भारत के लोग ये वचन लें। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी बात ज़रूरी है तो हमारे साथ जुड़ें, अपनी प्रतिक्रियाओं से भी अवगत करवाएं। शुक्रिया।